तो बच्चों हमने ए देखा था, ए में क्या था, प्राकृतिक कारक थे। प्राकृतिक कारकों के बाद में अब हम देखते हैं यहाँ पर कृत्रिम कारक। और कृत्रिम कारकों में यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट है जलाक्रांति। जलाक्रांति होती है वाटर लॉगिंग। वाटर लॉगिंग में क्या है कि जब ऐसी स्थिति होती है कि मृदा में फसल की आवश्यकता से अधिक जल का भराव हो जाता है, तो ऐसी स्थिति कब होती है? ऐसी स्थिति होती है कि जब खरीफ की फसल होती है वर्षा के दिनों में, तथा इसके निकास का उचित प्रबंध नहीं होता है। खेत में पानी भरा हुआ रहता है तो जल का निकास हो नहीं पाता। ऐसी स्थिति में तो मृदा में वायु की कमी हो जाती है। तो वायु की कमी कैसे होगी? क्योंकि जब खेत में पानी भरा हुआ है, खेत में पानी भरा हुआ होगा, तो उस स्थिति में मृदा के अंदर वायुमंडल से जो आवागमन होगा, जो वायुमंडल से आवागमन होगा मृदा के अंदर ऑक्सीजन का, गैसों का, इनका, तो वो नहीं हो पाएगा। तो ऐसी स्थिति में विनाइट्रीकरण को अधिक प्रोत्साहन मिलता है। विनाइट्रीकरण क्या है? तो इससे पहले हम देखते हैं नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण में क्या होता है कि नाइट्रीकरण में आवागमन मृदा और जो कि वायुमंडल है उसमें जो नाइट्रोजन का है वो आवागमन प्रॉपर तरीके से होता है, उचित रूप से होता है। जबकि विनाइट्रीकरण में यहाँ पर जो कि नाइट्रोजन का आवागमन नहीं होता। क्यों? क्योंकि खेत में पानी भरा हुआ है। इस कारण से तो विनाइट्रीकरण की स्थिति अधिक हो जाती है। परिणाम स्वरूप मृदा उर्वरता में कमी आती है। मृदा उर्वरता में कमी क्यों आएगी? क्योंकि जो पोषक तत्व होते हैं वो पोषक तत्व नीचे जो जड़ क्षेत्र है उस जड़ क्षेत्र से निचली सतहों में चले जाते हैं, तथा अधिक पानी भरने से मृदा की भौतिक दशा खराब हो जाती है। तो नेचुरल सी बात है कि जब पानी अधिक भरा होगा तो भौतिक दशा भी क्या होगी? खराब हो जाएगी। तो उस समय खेत में क्या हो जाता है, ऐसा लगता है कि जैसे कि पानी भरा हुआ है, लबालब है ऊपर से, और जो कि उसमें दलदली जैसी मिट्टी हो जाती है, कीचड़ जैसा, जिससे आवश्यक पोषक तत्व अपक्षालन द्वारा जड़ क्षेत्र से नीचे चले जाते हैं। और जो आवश्यक पोषक तत्व होते हैं वो क्या होते हैं? अपक्षालन, यानी कि जड़ क्षेत्र से नीचे जाना। तो देखो कैसे कि यहां पर ये फसल है खेत में, ठीक है, ये फसल खड़ी हुई है खेत में। अब क्या होगा कि पानी भरा हुआ है, यहां पर ये पानी भरा हुआ है ऊपर तक, तो आवागमन नहीं हुआ यहां पर वायु का। आवागमन नहीं होने के कारण क्या होगा कि पानी भरा है, तो ये यहां पर जड़ क्षेत्र है इन पौधों का, इन पौधों का जड़ क्षेत्र है। तो पानी भरा होने से पौधे की जो पत्तियां हैं वो पत्तियां कैसी हो जाती है? पीली पड़ जाती है, अधिक जल भरा होने से। फिर यहां पर जड़ क्षेत्र से नीचे चले जाते हैं। कैसे? ये जड़ क्षेत्र है जैसे मान लो, ठीक है, ये यहां पर जड़ क्षेत्र है। अब जो पोषक तत्व होंगे वो पोषक तत्व यहां से जल के साथ में विलय होकर और निचले जो संस्तर होते हैं मृदा के, उन संस्तरों में चले जाते हैं, तो पौधे के लिए उपयोगी नहीं होते हैं, पौधों के लिए उपयोगी नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से जलाक्रांति में जब अधिक वर्षा होने के कारण पानी भर जाता है खेतों में, उस स्थिति में विनाइट्रीकरण की क्रिया होती है। और विनाइट्रीकरण की क्रिया होने पर मृदा में जो पोषक तत्व है उर्वरता की कमी आती है, और जो पोषक तत्व वो जड़ क्षेत्र से भी नीचे चले जाते हैं। इसको हम क्या कहेंगे? जलाक्रांति, वाटर लॉगिंग। सेकंड देखते हैं यहाँ पर फसल प्रणाली। तो फसल प्रणाली में क्या करते हैं कि जो कि क्रॉप होती है, क्रॉप एक सिस्टम के अकॉर्डिंग, यानी कि फसल चक्र के अनुसार हमारे को ये प्रणाली अपनानी चाहिए। अगर ऐसा नहीं करते तो क्या होता है इसमें कि देखो, यदि एक निश्चित भूभाग पर प्रतिवर्ष एक ही फसल उगाई जाती है, जैसे कोई एक खेत है, ये खेत क्या है? एक निश्चित भूभाग है। अब इस
पर हम एक ही फसल उगाते हैं पूरे वर्ष भर। एक ही फसल कैसे उगाएंगे कि जैसे मान लो कि गेहूं उगा दी यहां पर, ठीक है, तो अगली जो फसल है यानी अगले वर्ष भी हम गेहूं ही उगाए तो क्या होगा, वो एक ही फसल उगाए। तो यह फसल प्रति वर्ष निश्चित तत्वों का अवशोषण करती है। जो निश्चित पोषक तत्व है, अब गेहूं की फसल है तो गेहूं की फसल क्या करेगी, इस फसल को जो आवश्यक पोषक तत्व है उन्हीं का ही अवशोषण करेगी, जिसके फलस्वरूप इन तत्वों की कमी हो जाती है। किसमें, मृदा में कमी हो जाती है एवं उर्वरता घट जाती है। यानी मृदा में जो उपस्थित पोषक तत्व है उन पोषक तत्वों की कमी आ जाती है और इसके कारण मृदा की जो उर्वरता है, फर्टिलिटी कम हो जाती है। तो इस तरह से जो कि सघन खेती करने से, अब सघन खेती इंटेंसिव फार्मिंग, सघन बिल्कुल एकदम जो कि खेत है उस खेत को छोड़ना ही नहीं है, उसकी कोई भी जगह है, जैसे ये खेत हुआ और इस खेत की मेड़ है, इस मेड़ पर भी हमने फसल लगा दी, कोई सब्जी वाली फसल लगा दी, जैसे गाजर मूली वगैरह है, इस तरह की फसल लगा देते हैं इस पर, तो बिल्कुल ही जगह नहीं छोड़ना। अब ये कतार है जैसे, तो इनके बीच की जगह को भी हमने उपयोग में ले लिया काम में, तो ये हो जाती है सघन, बिल्कुल एकदम गहन। तो इससे क्या होता है कि सघन खेती करने से मृदा की उर्वरता में बहुत जल्दी से गिरावट आने लगती है, जबकि हम वैज्ञानिक तरीके से फसल चक्र को अपनाएं तो क्या होगा कि फसलें उगाने पर मृदा की उर्वरता यथा स्थिति बनी रहती है। जैसे पहले मृदा में उर्वरता थी वो बाद में भी उतनी रहेगी, कम नहीं होगी। तो फसल चक्र में दलहनी फसलें उगाने से मृदा की उर्वरता बढ़ती है। अगर मान लो इस फसल चक्र में हम क्या शामिल करें, दलहनी फसलों को, दाल वाली फसलों को शामिल करें तो मृदा की उर्वरता बढ़ती है। क्यों? क्योंकि देखो जो दलहनी फसल है, दलहनी फसलों की जड़ों में राइजोबियम जीवाणु पाए जाते हैं। राइजोबियम जीवाणु की क्या पाई जाती है, गांठें। और राइजोबियम जीवाणु जो होता है ये क्या काम करता है यहाँ पर कि वायुमंडल में उपस्थित जो नाइट्रोजन होती है उस नाइट्रोजन को यहां पर ग्रहण करके, स्थिरीकरण करके और पौधों को नाइट्रेट के रूप में उपलब्ध करवाते हैं। कौन? राइजोबियम जीवाणु। तो दलहनी फसलों का उपयोग हो गया, तो इनकी जड़ों में गांठें पाई जाती है, इन गांठों के अंदर ये जीवाणु विद्यमान होते हैं। तो वायुमंडल में उपस्थित जो नाइट्रोजन है उस नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, तो अलग से किसान को अतिरिक्त नाइट्रोजन की आवश्यकता भी बहुत ही कम पड़ती है। अगर हम बात करें कि जैसे कोई भी दलहनी फसल हम खेत में बो रहे हैं, जैसे चना है, चना क्या है यहाँ पर, दलहनी फसल है। चना, मूंग, मोड़, उड़द, चौला है, अरहर है, ये सब दलहनी फसल है। तो क्या होगा कि अब अतिरिक्त रूप से जो अलग से जो नाइट्रोजन है उसकी आवश्यकता कम पड़ेगी, जबकि फास्फोरस और पोटेशियम पोषक तत्वों की जो उर्वरकों की आवश्यकता अधिक होती है। तो अगर हम बात करें तो चने की फसल में क्या है, अब जैसे नाइट्रोजन की मात्रा जो देते हैं हम कितनी, मान लो 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। जबकि अगर हम बात करते हैं यहाँ पर गेहूं में, तो गेहूं में नाइट्रोजन की जो सिफारिश की गई है वो कितनी होती है, 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अंतर आ गया यहाँ पर 30 और 80 का। क्यों? क्योंकि ये जो यहाँ पर जो गेहूं की फसल है, गेहूं की फसल वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन को ग्रहण, क्योंकि इसमें इसकी जड़ों में जो राइजोबियम जीवाणु नहीं पाए जाते, इस कारण से इसमें हम अतिरिक्त रूप से क्या करते हैं, नाइट्रोजन दी जाती है। तो जैसे मान लो कि एक बार हमने यहाँ पर फसल चक्र कैसे, ऐसे समझो फसल चक्र को, ये फसल चक्र हो गया, ठीक है। अब इसमें हमने क्या किया, गेहूं बो दिया। गेहूं कब बोया हमने, रबी में। अच्छा, अब खरीफ में बात करते हैं, खरीफ में हमने बो दिया यहाँ पर मक्का, ठीक है। फिर ये तो एक साल का हो गया। अगले वर्ष क्या करेंगे, अब यहां पर गेहूं की जगह हम क्या बोएंगे,
गेहूं की जगह हम यहाँ पर क्या बोना चाहिए हमारे को, चना। क्या बोना चाहिए, चने की फसल बोनी चाहिए। इसके बाद में चने की फसल बो दी रबी में, अब खरीफ में क्या बोए, इसमें यहाँ पर खरीफ में हम क्या ले सकते हैं, बाजरा। परिवर्तन हो गया, फसल चक्र हो गया यहाँ पर। क्योंकि एक तो यहां पर सबसे प्रमुख बात अगर देखें हम, तो इन फसलों की एक तो जड़ों में, जो कि जड़ों में एक जड़ होती है अधिक गहराई पर जाने वाली। जैसे अब बाजरा होगा, बाजरे की जड़ें अधिक गहराई तक जाती है, जबकि चने की जो जड़ें हैं वो कम गहराई पर ही रहती है। इसी प्रकार से देखते हैं गेहूं, गेहूं की जड़ें भी कम गहराई तक जाती है, और मक्का है, मक्के की जड़ें अधिक गहराई तक जाती है। ठीक है, तो यहां क्या होगा, इस फसल चक्र को हम वैज्ञानिक तरीके से अगर अपनाते हैं तो हमारी मृदा में पोषक तत्वों की जो विद्यमान है वो एज इट इज बनी रहती है, कमी नहीं, उर्वरता में कमी नहीं आएगी फसल चक्र अपनाने से। आगे देखो फिर यहां पर अब हम क्या बोएंगे, यहां गेहूं बोया, यहां चना बोया, अब देखो यहां पर बोएंगे रबी में हम सरसों। क्या बोएंगे, सरसों। ठीक है, सरसों क्या है, तिलहनी फसल हो गई। ठीक है, सरसों बो दिया। अब जड़ों में एक तो असमानता है, गहरी जड़ वाली, कम गहरी, एक तो गहरी जड़ वाली, एक कम गहरी जड़, एक अधिक पोषक तत्व चाहने वाली और एक दूसरी जो फसल है वो कम पोषक तत्व चाहने वाली फसलों का उपयोग करते हैं। तीसरी बात देखें कि सिंचाई की आवश्यकता, एक फसल को कम आवश्यकता होती है तो दूसरी फसल को अधिक आवश्यकता होती है। ये होता है यहाँ पर फसल चक्र अपनाने में जो वैज्ञानिक जो तरीका होता है उसको अपनाया जाता है। सरसों, अब देखो यहां पर क्या होना चाहिए, फिर यहां पर फिर बो देते हैं हम ज्वार। क्या बोलते हैं, ज्वार, क्योंकि यहां पर क्या है, ये सरसों तिलहनी फसलों में शामिल है, लेकिन हमने यहां फसलों को बदला। यहां गेहूं था, यहां पर मक्का लिया, यहां पर चना है और यहां पर बाजरा है, यहां पर सरसों लिया, यहां पर ज्वार लिया। ठीक है, इसी तरह अगर फिर बदले तो यहां पर हम क्या ले लेते हैं, अब देखो गेहूं की जगह फिर क्या ले लो, गेहूं की जगह हम, अब देखो चेंज करो इसको, तो गेहूं की जगह क्या लेना चाहिए फिर दोबारा, अब ले सकते हो आप चने को यहां पर। ठीक है, अब हम यहां पर चने को ले सकते हैं, तो दूसरी ये फसल होगी, यहां पर कोई भी इसमें बदल दो। अगर हमने यहां पर खरीफ में अरहर ले ली, क्या ले ली, अरहर ले ली, तो यहां पर फिर हम गेहूं, लेकिन गेहूं बदलना चाहिए, गेहूं बदलना चाहिए। तो इस प्रकार से फसल चक्र अपनाया जाता है। थर्ड पॉइंट देखते हैं मृदा का पीएच। मृदा के पीएच से पहले हमने क्या पढ़ा था, सेकंड पॉइंट फसल प्रणाली यानी क्रॉपिंग सिस्टम। अब देखो मृदा का पीएच, पीएच मान की खोज किसने की थी, डेनिस के सोरेनसन ने की थी। तो हमारी क्लास में स्टूडेंट था जिसका नाम था डेविन, और उसके नाम से हम इसको याद रख सकते हैं कि मृदा का जो पीएच है यानी कि पीएच मान की खोज किसने की थी, तो देखो डेनिस के सोरेनसन। याद रहेगा किसके नाम के आधार पर, डेविन के नाम के आधार पर इसको याद कर सकते हैं कि पीएच की खोज किसने की, डेविन और डेनिस के सोरेनसन। तो यह देखते हैं मृदा पीएच, मृदा उर्वरता एवं पौधों को पोषक तत्वों की प्राप्यता मृदा पीएच के द्वारा प्रभावित होती है। कैसे होती है कि जब अधिक अम्लीय मृदा में कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्राएं कम रहती है, जो मृदा अधिक अम्लीय होती है उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्रा कम रहती है, यानी कि कम पाई जाती है। तो देखो बच्चों एक चीज ध्यान में रखना कि अम्लीय मृदा, अब अधिक जो अम्लीय मृदा है वो किन क्षेत्रों में पाई जाती है, तो अधिक जो अम्लीय मृदा है जी यानी कि जिन क्षेत्रों में वर्षा अधिक होती है उन क्षेत्रों की मृदाएं अम्लीय होती है। जबकि हम देखें यहाँ पर पश्चिमी राजस्थान की बात करें जहां पर वर्षा कम होती है वहां की मृदा क्षारीय प्रकृति की होती है। तो यहां पर कैल्शियम मैग्नीशियम की मात्रा कम रहती है, जबकि फेरस एल्यूमिनियम
मैग्नीज व कॉपर की अधिकता हो जाती है। किनकी? फेरस, एल्यूमिनियम, मैग्नीज व कॉपर की अधिकता हो जाती है, जिससे इनका जो पौधों पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। यानी कि फेरस, एल्यूमिनियम, मैग्नीज और कॉपर की अधिकता होने पर पौधों पर इसका हानिकारक प्रभाव पड़ता है। इसके विपरीत जब क्षारीय मृदाएं होती है तो क्षारीय मृदाओं में कैल्शियम व मैग्नीशियम की मात्रा अधिक और फेरस, मैग्नीज व कॉपर की प्राप्यता कम हो जाती है। कौन सी मृदा में? क्षारीय मृदा में। इस प्रकार इन मृदाओं की उर्वरता भी कम हो जाती है। कृत्रिम कारकों में हम देख रहे थे यहाँ पर पॉइंट 4 जो कि सूक्ष्म जीवों के बारे में। अब देखो बच्चों, सूक्ष्म जीव क्या होते हैं। तो मृदा में जो उपस्थित होते हैं सूक्ष्म जीव, उनके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। तो क्या है यहाँ पर सूक्ष्म जीव? मृदा में उपस्थित मुख्य सूक्ष्म जीव शैवाल, कवक, एक्टिनोमाइसीट्स तथा जीवाणु होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं सूक्ष्म जीव? यहाँ पर मृदा में जो उपस्थित सूक्ष्म जीव शैवाल, कवक, एक्टिनोमाइसीट्स और जीवाणु विद्यमान होते हैं। ये सभी क्या है? सूक्ष्म जीव होते हैं। सूक्ष्म जीवों के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि पहले भी कि सूक्ष्म जीव लाभदायक भी होते हैं तो सूक्ष्म जीव हानिकारक भी होते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पर लाभदायक सूक्ष्म जीव, जो कि मृदा के लिए और हमारे यहाँ पर खेती की दृष्टि से जो कि लाभदायक होते हैं उनके बारे में। तो देखते हैं यहाँ पर कि शैवाल मृदा में वायु संचार को बढ़ाते हैं। क्या करते हैं शैवाल का कार्य क्या है यहाँ पर? शैवाल का कार्य यहाँ पर क्या है कि मृदा के अंदर जो वायु संचार होता है, यानी कि मृदा में कि जो मृदा से और वायुमंडल में कि वायु का आवागमन करने का जो काम है वो करते हैं शैवाल। किस प्रकार से? कि यहाँ पर ये जो कि वायुमंडल में जो उपस्थित जो नाइट्रोजन होती है, उस नाइट्रोजन का क्या करते हैं? स्थिरीकरण करते हैं। तो जिससे नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है और स्थिरीकरण करके क्या करते हैं यहाँ पर कवक तथा एक्टिनोमाइसीट्स जटिल कार्बनिक पदार्थों का विच्छेदन करके ह्यूमस बनाने में सहायता करते हैं। कौन कौन? कवक और एक्टिनोमाइसीट्स, ये दोनों यहाँ पर जो कि सूक्ष्म जीव जटिल, जो कि आसानी से जिनका अपघटन नहीं होता, यानी कि कार्बनिक जो पदार्थ है, इन कार्बनिक पदार्थ अपघटन यहाँ पर जो कि छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना, विच्छेदन बिल्कुल सड़ गलकर एकदम बिल्कुल छोटे टुकड़ों में परिवर्तित करके और किसका निर्माण कर देते हैं? ह्यूमस का निर्माण कर देते हैं। तो सूक्ष्म जीव मृदा में कार्बनिक पदार्थों को संचित करके मृदा की उर्वरता को बनाए रखते हैं। क्या करते हैं? सूक्ष्म जीव मृदा में जो उपस्थित कार्बनिक पदार्थ होते हैं, इन कार्बनिक पदार्थों को संचित करके और मृदा की उर्वरता को बनाए रखते हैं। तो यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ हमारे को? ह्यूमस। जैसे मान लो कि जो किसान है, किसान क्या करता है खेत में कि फसल की बुआई यानी खेत की जो जब जुताई करते हैं, जुताई करने से एक जुताई करने के बाद में क्या करेगा? गोबर डालेगा, गोबर की खाद। अब गोबर खाद डालने के बाद में क्या करेगा? उसको मिक्स करेगा, वापस मिक्स मिट्टी में पलटेगा। मिट्टी में पलटने पर क्या होगा कि जो मृदा में जो गोबर की खाद जो डाली है, अब गोबर की खाद क्या है? यहाँ पर देखो एक विशेष बात ध्यान रखने की है कि खाद क्या चीज होती है? ये नहीं कि गोबर को उठा के हमने खेत में डाल दिया, नहीं। खाद वो चीज है यहाँ पर कि जो अच्छी तरीके से यानी कि सड़ गलकर और कार्बनिक बिल्कुल काले और भूरे रंग में परिवर्तित हो जाने पर जो ह्यूमस का निर्माण होता है और उस ह्यूमस में जो कि पोषक तत्व विद्यमान होते हैं। तो राइजोबियम जीवाणु वायुमंडल की नाइट्रोजन का क्या करते हैं? स्थिरीकरण करते हैं। क्या होता है? दलहनी जो फसलें होती है, दलहनी फसलों की जड़ों में क्या पाए जाते हैं? राइजोबियम जीवाणु। तो राइजोबियम जीवाणुओं की जो कि जड़ें हैं, इन जड़ों में क्या होती है? गांठें होती है। इन गांठों में राइजोबियम जीवाणु उपस्थित होते हैं।
क्या होते हैं, राइजोबियम जीवाणु उपस्थित होते हैं। ये राइजोबियम जीवाणु क्या करते हैं, यहाँ पर वायुमंडल में उपस्थित जो नाइट्रोजन है उस नाइट्रोजन का स्तरीकरण करते हैं, यानी फिक्सेशन कर देते हैं। ठीक है। और पौधों को जो प्राप्त अवस्था यानी कि जो ग्रहण करने की जो अवस्था है, यहाँ पर जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं, नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं पौधे, इस रूप में उपलब्ध करवाते हैं। तो राइजोबियम जीवाणु वायुमंडल की नाइट्रोजन का स्तरीकरण करके पौधों को प्राप्य अवस्था में प्रदान कर देते हैं। इस प्रकार मृदा में सूक्ष्म जीव जितने अधिक क्रियाशील होंगे उतनी ही अधिक हमारी जो मृदा है वो कैसी होगी, उपजाऊ होती है। फिफ्थ पॉइंट देख रहे हैं यहाँ पर कि मृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा। तो देखो बच्चों कि मृदा में जो कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कैसे, जो कार्बनिक पदार्थ सड़ गलकर और मृदा की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं। और उर्वरा शक्ति को कैसे बढ़ाएंगे कि जो उनमें आवश्यक पोषक तत्व है वो प्रदान करते हैं। अतः जिन मृदाओं में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक होती है, यानी कि जिन मृदाओं के अंदर कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक होगी तो उनकी उर्वरा शक्ति भी अधिक होती है। जैसे चिकनी मिट्टी बलुई मृदा की अपेक्षा अधिक उपजाऊ होती है। चिकनी मिट्टी बलुई मृदा की अपेक्षा अधिक उपजाऊ होती है। क्यों होती है? क्योंकि चिकनी मृदा के अंदर कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक पाई जाती है।